नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए बजट 2021 में रक्षा क्षेत्र के प्रावधानों को लेकर उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से देश का डिफेंस सेक्टर मजबूत हुआ है और आज भारत 40 से ज्यादा देशों को हथियार निर्यात कर रहा है। आजादी के बाद पहली बार रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर इतना जोर दिया जा रहा है। निजी क्षेत्र को आगे लाने के लिए सरकार उनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दे रही है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं प्राइवेट सेक्टर से आग्रह करूंगा कि उत्पादन के साथ साथ डिजाइन और डेवलपमेंट में भी आप आगे आएं, भारत का विश्व भर में परचम लहराएं। बजट में रक्षा बजट के लिए जारी प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर हुए वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के कैपिटल बजट में भी घरेलू खरीदारी के लिए एक हिस्सा रिजर्व कर दिया गया है। हमारी सरकार ने अपने इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तेजस की क्षमताओं पर भरोसा किया और आज तेजस शान से आसमान में उड़ान भर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के पास हथियार, सैन्य उपकरण बनाने का सदियों पुराना अनुभव है। आजादी के पहले हमारे यहाँ सैकड़ों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थी। दोनों विश्व युद्ध में भारत से बड़े पैमाने पर हथियार बनाकर भेजे गए थे, लेकिन आजादी के बाद अनेक वजहों से इस व्यवस्था को उतना मजबूत नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए था। लेकिन अब भारत क्षमताओं को तेजी से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बजट के बाद सरकार अलग अलग क्षेत्र के लोगों के साथ चर्चा करके बजट को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए और बजट के साथ उसके लिए साथ मिलकर कैसे एक रोड मैप तैयार हो, इस पर चर्चा हो रही है। आज की चर्चा में हम रक्षा क्षेत्र के बजट प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन और रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी की जरूरत पर बात करेंगे। और चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान। मेरे साथ जुड़े हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, कंसल्टेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। साथ ही मेरे साथ है कमांडर रिटायर्ड अनिल जय सिंह, वाइस प्रेसिडेंट इंडियन मैरीटाइम फाउंडेशन। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। कुलकर्णी सर, पहले आपसे शुरू करूंगी और मैं थोड़ा सा कमेंट आप दोनों मेहमानों से चाहूंगी। जो रक्षा क्षेत्र के लिए बजट के प्रावधान हैं और आवंटन किए गए हैं, उससे क्या विजन दिखाई दे रहा है और अब इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें, प्रभावी क्रियान्वयन की बात करें, तो कैसे आगे बढ़ा जाना चाहिए? प्रीति, मैं ये कहूंगा कि जिस प्रकार से हम लोगों ने सोचा है आत्मनिर्भर भारत, यानी कि मेक इन इंडिया, बाय इन इंडिया, जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे सुरक्षा के मामले में, तब तक हम अपने आप को सक्षम नहीं मान सकते हैं। हम किसी वक्त भी बार बार इंपोर्ट करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग आर्थिक स्थिति में भी लगातार तरक्की कर रहे हैं, हम लोग बहुत ही जल्दी विश्व के 5 उन देशों में माने जाएंगे आर्थिक स्थिति में। और जब उस मकाम पर हम लोग आर्थिक स्थिति में पहुंचते हैं, बहुत जरूरी है कि सुरक्षा के मामले में भी हम उतने ही सक्षम होने चाहिए। अगर हम 2019 की रिपोर्ट देखें तो हम देखते हैं कि विश्व का 62% जितना भी हम लोग खर्च कर रहे हैं वो सिर्फ 3 देशों में है, अमेरिका, चीन और हिंदुस्तान। अगर 3 देश 62% कर रहे हैं और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अब ये निश्चय कर लिया है कि हम आत्मनिर्भर होंगे, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक हम देखेंगे हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रक्षा के मामले में कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम। और जिस तरीके से हमने देखा है, इंटेंशंस कैन चेंज ओवरनाइट। अभी हम खुद ही देख रहे हैं कि किस तरीके से चीन जो है अपने जो भी उसकी मंशा है, किस तरीके से उसने तुरंत बदली की। अगर हम अगर हिंदुस्तान में सक्षम नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होती, क्योंकि हिंदुस्तान सक्षम है और इस सक्षमता को और बढ़ाना है और मजबूत करना है। उस दृष्टि से आत्मनिर्भर और उसी प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से बजट में हम लोगों ने देखा है कि जैसे प्रधानमंत्री कह रहे थे 100 नेगेटिव लिस्ट नहीं, पॉजिटिविटी, यानी कि 100 आइटम्स हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम खुद हिंदुस्तान के अंदर बनाएंगे। जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए अगर हमने 18% एक्स्ट्रा प्रोविजन किया है तो उस प्रोविजन को हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने ठान लिए कि हम 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, और उस दृष्टि में हम लोगों ने प्रयास करना शुरू कर दिया। जैसे आप खुद कह रहे थे कि कुछ साल पहले हम सोच ही नहीं सकते थे कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर हो रहे हैं। तो ये धीरे, और जिस तरीके से डिफेंस कॉरिडोर्स की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु हुआ, यूपी हुआ, ये सब क्या दर्शाता है कि हमारे में बहुत काबिलियत है, इस देश में काबिलियत की कमी नहीं है।
और उस काबिलियत को सिर्फ हमने इस्तेमाल करना है, उस दृष्टि में डालना है, चाहे वो अपना डीपीपी 2020 हो या प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं, वो भी अपने ही लोग हैं, चाहे सरकारी पीएसयूज हो या प्राइवेट इंडस्ट्री हो, सब अपने हैं और उनको हमने सिनर्जाइज करके इस्तेमाल करके हर क्षेत्र में, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवल हो, चाहे आर्मी हो, चाहे कोस्ट गार्ड हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हमने खुद बनाना है। और मैं कहूंगा पहली 50%, कम से कम 50% जो भी हम इंपोर्ट करते हैं बिल्कुल स्लैश। और ये है, मैं कहूंगा कि मैं बुरा ना मानिएगा प्रीति जी अगर मैं ये कहूं, परफॉर्म और पेरिश, जो जिसको टास्क दिया जाता है अगर वो नहीं करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। या आपको वक्त दिया था, पैसे दिए थे, अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते या सैक, वही स्थिति और वही तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अनिल जयसिंह सर, आपकी राय, जो बजट के प्रावधान हैं और हमारे जो भारतीय सेनाएं हैं उनके भविष्य को लेकर तैयारी, क्षमता विकास और बाकी जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए बजट में बाधाओं को किस तरह दूर किया गया, और आपकी नजर में प्रभावी क्रियान्वयन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो वो अब कितना बड़ा पहलू होगा आगे? देखिए, इस बार जो डिफेंस बजट जो अनाउंस किया था, जो घोषित किया गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 19% कैपिटल में बढ़त हो रही है। 19% पहले कई सालों से इतनी बढ़त नहीं हुई है डिफेंस बजट में, पर इसको हमको थोड़ा करेक्ट ठीक पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए जी। ये 19% अगर आप रियल टर्म्स में देखें तो ये करीब 6 या 7% से ज्यादा नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अभी जो देश का जो आर्थिक स्थिति है, कई सालों से डिफेंस बजट को उतना एलोकेशन नहीं मिल रहा है जितना डिफेंस फोर्सेस चाहते हैं। पर इस बार कोविड वगैरह की वजह से तो और भी चुनौती थी देश के सामने डिफेंस बजट या किसी भी एलोकेशन को बढ़ाने के लिए। तो अगर वैसे देखा जाए तो ये डिफेंस बजट चाहे उतना नहीं है जितना डिफेंस मिनिस्ट्री या आर्म फोर्सेस चाहते थे, पर फिर भी अगर इसको हम ठीक से खर्च करें और इसको ठीक से इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें तो ये हमारी जो अभी की जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है उसको काफी एड्रेस कर सकता है, और दूसरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये मदद कर सकता है। पर मेरे ख्याल से सबसे जो मेन इशू है इस बजट में वो है कि इसमें पूरा जोर दिया जा रहा है आत्मनिर्भरता पे। और ये जो शब्द है जो सरकार का बज़वर्ड बन गया है, इसको जिस सीरियसनेस से रक्षा मंत्रालय ने उठाया है वो काफी प्रशंसनीय बात है, क्योंकि पिछले ही कुछ महीनों में अगर आप देखें तो ऐसी कई चीजें हुई हैं जो कई सालों से हम इंतजार कर रहे थे होने का। तेजस को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तेजस एयरक्राफ्ट को हम कितने सालों से सुन रहे हैं कि तेजस एयरक्राफ्ट बन रहा है, तेजस एयरक्राफ्ट ऑपरेशनलाइज हो रहा है, तेजस एयरक्राफ्ट का टेस्टिंग हो रही है। पर अब इन्होंने एक दृढ़ निश्चय लेके तेजस एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। इसका मतलब अब वो एयरक्राफ्ट बनना ही पड़ेगा और टाइम पे हमारी वायुसेना को मिलना ही है। जहां तक नौसेना का सवाल है, नौसेना ने अब आत्मनिर्भरता की अब बात हो रही है। नौसेना ने 50 साल 60 साल पहले से आत्मनिर्भरता पे जोर दिया। अभी जितने जहाज बन रहे हैं और 40 के करीब जो जहाज और पनडुब्बियां बन रही हैं जी, वो सब भारत में ही बन रही हैं, कोई बाहर से नहीं आ रही है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी भी हमको कुछ वेपन्स हैं या कुछ सेंसर्स हैं जो बाहर से लेने पड़ते हैं, क्योंकि अभी हमारी टेक्नोलॉजी वहां तक नहीं पहुंची है। तो वो एलिमेंट जो है वो अभी भी इंपोर्टेड है। पर ज्यादातर जहाज अब जो है, इंडिया का हर एक जहाज और हर एक पनडुब्बी इंडिया में ही बनती है और इंडियन सामान ही होता है उसके ऊपर। इसमें हमको अब ये देखना, और मेरे ख्याल से ये बड़ी समझदारी से इस बार इन्होंने ये प्लान किया है। अगर आप देखें कैसे आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा और रक्षा मंत्री जी ने भी कहा सुबह, बड़ी अच्छी तरह सोच समझ के किया है। जो 108 आइटम्स की जिसको अभी तक हम नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट कह रहे थे, और अब प्रधानमंत्री ने उसको दूसरा पहलू दिया और बोला ये नेगेटिव लिस्ट नहीं है, ये पॉजिटिव लिस्ट है, क्योंकि अब आत्मनिर्भरता के लिए ये पॉजिटिविटी है। तो ये जो लिस्ट अगर आप ध्यान से देखें तो बड़ी सोच समझ के बनाई गई है। ये ऐसे बनाई गई है कि कुछ चीजें हैं जो भारत में अभी उत्पादित हो रही हैं, वो हैं इसमें, और कुछ हैं जो हम ऐसी स्थिति पे हैं कि अभी हमारी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वो हमको बाहर से लेनी है, पर टेक्नोलॉजी भी आ रही है तो कुछ सालों में हम इसमें भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो उसके बाद हमको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ चीजें हैं जो हमको लगता है कि कई सालों तक अगर हमको अभी भी वो टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट करनी है तो वो इसमें अभी नहीं है, और बोला गया है कि ये धीरे धीरे इस लिस्ट में ऐड होती जाएंगी। तो बड़ी समझदारी से ये लिस्ट बनाई गई। ऐसे नहीं कि कोई भी 108 आइटम लिए और उनकी लिस्ट बना दी है। आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये लिस्ट बनाई गई है।
और मेरे ख्याल से ऐसी लिस्ट की बहुत जरूरत थी, क्योंकि अब ये एक फोकस देता है हाँ। कि भाई ये 108 आइटम अब आप किसी भी हालत में बाहर से नहीं ला सकते, अब तो बनाने ही हैं देश में। जी। और एक और चीज जो इंडस्ट्री ने कही आज इस सेमिनार में, जिसका आपने जिक्र किया, कि सर्विसेज को इंडस्ट्री की हैंड होल्डिंग करनी चाहिए। सर्विसेज, ये मैं कहना चाहता हूं, सर्विसेज कई सालों से इंडस्ट्री की हैंड होल्डिंग कर रहा है, इसमें ऐसी बात नहीं है। कितनी चीजें हैं जिसमें सर्विसेज ने एक्सेप्ट किया है कि हम ठीक है थोड़ी कम काबिलियत की चीज लेंगे अगर वो देश में बन रही है तो। हमने कभी नहीं बोला कि हमको दुनिया की सबसे बढ़िया चीज पूरे टाइम सारे टाइम वही चाहिए। हम मानते हैं कि कुछ चीजें हैं जो इंडिया में अभी उस काबिलियत की नहीं बन रही, हम ले रहे हैं वो, पर इससे इंडस्ट्री के ऊपर भी जिम्मेदारी आती है कि न सिर्फ सर्विसेज उनकी हैंड होल्डिंग करें, वो सर्विसेज को भी उस लेवल की चीज दें जो सर्विसेज को चाहिए जी। ये एक बात पे हमको सावधानी रखनी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर्विसेज इंडस्ट्री के ऊपर निर्भर हो जाएं और जो मिले, क्योंकि आप सर्विसेज जो फौजी है वो लड़ने जाता है, और वॉर में जैसे मैं हमेशा कहता हूं, देयर आर नो रनर्स अप, या तो आप जीतते हैं या आप हारते हैं, और हारते हैं तो वो फौज के लिए नहीं, देश हारता है। और लड़ाई में भी जब जाते हैं तो फौज नहीं जाती है, देश जाता है लड़ाई में। तो ये जो है, ये सब सेक्टर्स को ये ध्यान रखना है कि अल्टीमेट एम क्या है। अल्टीमेट एम है कि हमको जाके युद्ध जीतना है, और उसके लिए जो भी हमारी फौज को चाहिए वो फौज को मिलना चाहिए। और इसलिए इंडस्ट्री के ऊपर, मंत्रालय के ऊपर, सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि फौज को वो दें। अगर ये आत्मनिर्भर होकर हम दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल, तो आत्मनिर्भर होकर हम दे सकते हैं तो अच्छी बात है, जैसा अनिल जयसिंह सर कह रहे हैं। और क्यों ना बिल्कुल मॉडर्न और अप टू डेट और दुनिया में अव्वल दर्जे की चीज़ें हमारे आर्म्ड फोर्सेस को मुहैया हो, इस पर पूरी तरह से जोर सरकार का है। कुलकर्णी सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र की भागीदारी के बिना रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होगा, और इतना जोर आज़ादी के बाद पहली बार दिया जा रहा है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़े, और निजी क्षेत्र को आगे लाने के लिए सरकार उनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी जोर दे रही है। आपकी नज़र में निजी क्षेत्र की भागीदारी रक्षा क्षेत्र के लिए कितनी जरूरी है और कैसे काम हो रहा है उस पर? प्रीति जी, मैं कहूँगा बिल्कुल सही है, निजी क्षेत्र बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? जो नॉर्मल हम लोग होते हैं सरकारी, काफी कानूनों में और इसी में फंसे रहते हैं जब तक हमें इम्प्लीमेंट होने में दिक्कत आती है। अब पैसा तो है हमारे पास, अभी पैसा अलॉट किया गया कि आपने इतना खर्च करना है। अगर हम नॉर्मल सरकारी प्रोसीजर से जाएंगे तो बहुत वक्त लगता है, लेकिन जब अब इसमें थोड़ी सी छूट मिली है, डीपीपी 2020 में भी छूट मिली है, और जब निजी क्षेत्र का अपने साथ मदद आता है तो वो क्या करता है, वो अपने साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी लाता है, रिसर्च लाता है, उसके साथ जो लेटेस्ट मशीनरी है वो लाने की कोशिश करता है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का जो एब्जॉर्प्शन है वो बड़ी आसानी से होता है। ये जो बातें हैं, और हैंड होल्डिंग, जैसे अनिल जी बता रहे थे, जब तक हम लोग हैंड होल्डिंग करते रहते हैं, जब निजी क्षेत्र, यूजर और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, चाहे वो कॉर्पोरेटाइज्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हो, चाहे पीएसयूज हो, चाहे एचएएल्स हो, या शिपिंग के हो, तो आप देखिएगा जिस तरीके से नेवी ने जो अपनाया है मॉडल, वो मॉडल अब धीरे धीरे सबको अपनाना पड़ेगा। नेवी हमेशा शुरू से लेकर के आज तक, चाहे उसके शिपिंग हो या फिर आपके सबमरीन हो, सब कुछ इंटरनल बनाने की कोशिश करता है, जिससे वो अपने ही रिटायर्ड ऑफिसर्स को लगाते हैं और उनको मालूम है उन्होंने क्या करना है, वो सबको सिनर्जाइज करके अपने साथ लेकर के चलते हैं। अब धीरे धीरे हमने देखना है एयरफोर्स में भी वो, अब आर्मी में भी वही धीरे धीरे होने लगा है। और आप देखेंगे जिस तरीके से जो भी कार्य है, अब आकाश मिसाइल है, इंडिजिनाइजेशन 96%, कोई सोच सकता था चंद एक पहले कि 96% इंडिजिनाइजेशन ऑफ मिसाइल आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस मिसाइल्स को। ब्रह्मोस है, उसका अडेप्टेशन देखिए, इट कैन बी फिटेड टू सुखोई। तो ये जो काबिलियत है हमारे में, काबिलियत की कोई कमी नहीं है। और जब निजी क्षेत्र प्राइवेट या मतलब कोई दूसरी दुनिया के लोग, वो भी अपने ही आदमी है, अपने ही देश के आदमी है, जब आप अपने आप को, आपका बड़ा काम है, आप आउटसोर्स करते हैं कि आप ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, जो अपनी अपनी जो काबिलियत लेकर के जो सामने आता है, और जो यूजर है वो ही इज द किंग, और यूजर ने देखना है कि जो उसको चाहिए वो मिल रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से मिले या पीएसयू से मिले या ओएफबी से मिले, उसे कोई लेना देना, उसे चाहिए इंडियनाइजेशन। इंडिजिनाइजेशन में क्या है, हिंदुस्तान के अंदर बनने वाले। तो इस मामले में जो आप प्रीति जी कह रहे हैं, निजी क्षेत्र जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। उसमें न्याय जरूरी है कि यूजर भी
हैंड होल्डिंग करे, उनको अपने साथ ले चले, क्योंकि डिफेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे को जो चाहिए, शायद सिविलियन जो निजी क्षेत्र है उसको मालूम नहीं होगा हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। जब वो इंटरेक्शन करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक टेबल के ऊपर बैठेंगे और सब मिलकर के काम करेंगे, मुझे लगता है निजी क्षेत्र में काबिलियत है, हम लोगों में काबिलियत है, हम लोगों ने उनके ऊपर विश्वास करना की काबिलियत होनी चाहिए। अब देखिए आर्टिलरी गन्स बन रही हैं, अभी निजी क्षेत्र में बन रही हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में बन रही हैं, चाहे वो टाटा हो, चाहे लार्सन एंड टूब्रो हो, सब बना रहे हैं ना, हिंदुस्तान के अंदर ही बन रहा है। वही हमारी काबिलियत है और उसको हमने पूरा पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। अनिल जयसिंह सर, निजी क्षेत्र की भागीदारी पर ही जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आग्रह करूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डिजाइन और डेवलपमेंट में भी आप आगे आएं और भारत का जो विश्व भर में परचम है उसे लहराएं। कितना हम आगे बढ़ सकते हैं अगर प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी हो, और जो शंकाएं प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को लेकर कही जाती हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को लेकर कुछ वर्ग हैं जो शंकाएं भी जाहिर करते हैं, वो कितनी सही या गलत हैं और कितना आगे हम बढ़ सकते हैं अगर भागीदारी बढ़े प्राइवेट सेक्टर की तो रक्षा क्षेत्र में? देखिए, पहली बात तो निजी क्षेत्र के बगैर आपका जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपकी सरकारी जो फैक्ट्रीज हैं, सरकारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनमें आपकी कैपेसिटी की कमी पड़ेगी। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि जब मेरी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उसमें डिफेंस सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। 25 बिलियन डॉलर की डिफेंस इंडस्ट्री का हम सोच रहे हैं 5 साल में हमारी डिफेंस इंडस्ट्री 25 बिलियन डॉलर वर्थ होगी अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की होगी। उसमें एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और अगर आप देखें तो किसी देश की डिफेंस इंडस्ट्री ने कभी बिना एक्सपोर्ट किए अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाई है अपने ही आर्म फोर्सेस को इक्विपमेंट देके। वो तो इंडिया की आर्म फोर्सेस बड़ी हैं, अभी हमको जरूरत है तो हमको कैपेसिटी बढ़ानी है, पर एक बार ये कैपेसिटी हमारी बढ़ गई तो उसके बाद इस कैपेसिटी को सस्टेन करने के लिए, चलाने के लिए हमको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। और वो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप लिया है कि साथ साथ एक्सपोर्ट के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है। यहां तक आपने कहा कि इनकी शंकाएं क्या हैं, देखिए ये एक मेरे ख्याल से ये एक अभी तक ये एक तरीका था पीएसयूज को प्रोटेक्ट करने का कि आप ये नहीं बना, प्राइवेट सेक्टर को हम ये नहीं दे सकते, निजी क्षेत्र को वो नहीं दे सकते, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हमारी सीक्रेट्स चली जाएंगी। अगर ये मैं कभी मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारी जो निजी जो क्षेत्र है उसमें इतनी रेप्यूटेड कंपनीज हैं, उनकी इतनी काबिलियत है, वो क्यों आपकी सीक्रेट्स को कॉम्प्रोमाइज करेंगे? ऐसी क्या उनमें खामी है कि वो आप सोचते हैं कि वो आपके सीक्रेट्स को किसी और को दे देंगे? तो मेरे ख्याल से ये एक तरीका था पीएसयूज को प्रोटेक्ट करने का कि ये बिजनेस तो उन्हीं को दिया जा सकता है और किसी को नहीं दिया जा सकता। ये धीरे धीरे बदल रहा है और तेजी से बदलना चाहिए, पर उस स्पीड से अभी नहीं बदल रहा है, पर बदल रहा है। अभी भी अगर आप देखें तो कई ऑर्डर्स हैं जो किसी तरीके से पीएसयू के पास ही पहुंच जाते हैं, पर जब तक ये प्लेइंग फील्ड लेवल नहीं होगी, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो उनको बनानी है निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में, ये सिर्फ ऑर्डर दे के नहीं है। एक छोटी सी मैं आपको इंस्टेंस देता हूं, जब निजी क्षेत्र में अगर आप एक प्राइवेट कंपनी को ये बोलते हैं कि आप अगली पनडुब्बी आप बनाएंगे भारत की, उसको एक इन्वेस्टमेंट करना है। उस इन्वेस्टमेंट के लिए वो बाहर मार्केट में जब जाते हैं बैंक से या कहीं से पैसा रेज करने के लिए कैपेक्स, तो 13 और 14% इंटरेस्ट पे उनको वो कैपेक्स मिलता है। इसका मतलब उनकी कॉस्ट स्ट्रेट एकदम 13 या 14% बढ़ जाती है। ये तो उसकी वजह से वो शुरू ही एक डिसएडवांटेज से करते हैं पब्लिक सेक्टर के मुकाबले। तो अगर आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है और आपका जो निजी क्षेत्र है उसको और आपके पब्लिक सेक्टर को बिल्कुल एक बराबर रखना है, तो आपको एक ऐसा मंत्रालय को न सिर्फ पॉलिसीज ऐसी बनानी पड़ेंगी, पर एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, वातावरण ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड बने। और अभी तक हमने देखा था कि कई पॉलिसीज 2009 से तो मैं बड़ी करीबी से देख रहा हूं, इसमें कई पॉलिसीज रक्षा मंत्रालय ने निकाली इसको लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए, पर जब इंप्लीमेंटेशन का टाइम आया तो वो चूक गए, क्योंकि वो बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि हमको अपने पीएसयूज को प्रोटेक्ट करना है। अगर ये सोच बदल जाए तो एकदम एक बदलाव आएगा इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में, और एकदम जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है और लेवल ऑफ कंपटीशन है और लेवल ऑफ क्वालिटी जो है वो एकदम बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से अब आजकल जो डिफेंस सेक्रेटरी जो कह रहे हैं या रक्षा मंत्री जो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा, मेरे ख्याल से ये जो सोच है ये बदलने का अब एक बहुत दृढ़ निश्चय लिया गया है। और जो नया जो डीएपी भी बना है उसमें भी अगर आप देखें
एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ चीजें हैं, 4 चीजें हैं, टैंक्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और सबमरीन्स, जो अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल में बनाई जाएंगी। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की कंपनी जो होगी वो निजी क्षेत्र की होगी और सरकारी नहीं होगी। तो अगर ये पॉलिसी ठीक तरीके से इंप्लीमेंट की जाए तो ये मेरे ख्याल से भारत की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है और डिफेंस प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो एकदम बढ़ेगी और न सिर्फ हमारी भारतीय सेनाओं की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगी, पर हम एक्सपोर्ट के लिए भी ये काफी कुछ तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल। कुलकर्णी सर, जाहिर तौर पर इम्प्लीमेंटेशन की बात, जैसे अनिल जय सिंह भी कह रहे हैं, सरकार ध्यान दे रही है, बजट के बाद लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि इम्प्लीमेंटेशन प्रभावी तरीके से कैसे हो। अभी भी आपको क्या ऐसे पहलू लगते हैं जो चुनौतियों की तरह हमारे सामने हैं और जिन पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है अगर हम सही दिशा में और तेजी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं रक्षा क्षेत्र में? तो मैं कहूंगा प्रीति, 2-3 फैक्टर्स हैं जो बहुत जरूरी हैं। एक तो क्वालिटी, जो भी निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, क्वालिटी बहुत जरूरी है। और क्वालिटी के साथ साथ डिलीवरी ऑन टाइम शेड्यूल्स जो भी होते हैं वो एडहेयर करने। बहुत क्या होता है, अमूमन आप देखते हैं कि जो अपने सरकारी क्षेत्र होते हैं, अगर 2019 का ऑर्डर है वो धीरे धीरे करके 2020 तक खींचेंगे, 21 तक ले जाएंगे, 22 तक ले जाएंगे, 5-5, 10-10 साल डिले करेंगे। और वही हम जब प्राइवेट इंडस्ट्रीज को देते हैं, हम कहते हैं नहीं, मैंने अगर आपको 2020 सितंबर बोला है, नहीं देंगे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। तो आप देखिए कि वो तो प्रेशर में है और वो डिलीवर कर रहे हैं अब, लेकिन अगर उन्होंने डिलीवर किया है तो उनका हैंड होल्डिंग यहाँ करना चाहिए। क्यों? अगर जैसे का इन्वेस्टमेंट जो है इतनी ह्यूज है, हर बार आप टेंडर करेंगे, हर बार आप L1 T1 देखेंगे, तो फिर प्रोटेक्शन क्या हुआ? ये नहीं कह रहे, आपने देखना है कि ये जो चीज है, अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो अगर ये 100 रुपए की है, अगर आप निजी क्षेत्र में बनाते हैं ये 85 रुपए की बनती है, और अगर आप सब मिलकर के हिंदुस्तान के अंदर बनाते हैं तो भी ये 90 रुपए की बनती है, सब मंजूर है। पर अगर आप निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र को मिला करके देखेंगे, ये इंपोर्ट तो हो रहा है 100 में, और जब हिंदुस्तान में बन रहा है वो बन रहा है 150 में। फिर वहां पे हम लोगों को शक होने लगता है, ये फायदा क्या है? बिकॉज जो डिफेंस बजट है वो लिमिटेड है और इट इज बैंक फॉर बक। अगर मेरे को 100 रुपए मिले हैं कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए, तो मैंने कैपिटल प्रोक्योरमेंट उस 100 रुपए में ही करना है, मेरे को तो कोई पैसा नहीं देगा। तो मैं भी उसी के पास जाता हूं जो मुझे 100 रुपए का बैंक फॉर बक दे। और इसमें हम लोगों ने बहुत जरूरी है, जैसे मैंने कहा, एब्सोल्यूट डिलीवरी ऑन टाइम एंड क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ऑन यूजर, डिजाइनर, मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चरिंग में भी अभी आप देखेंगे सरकारी क्षेत्र में हमारे पास कैपेसिटी बहुत है। उस कैपेसिटी का अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट ना करके जो सरकारी क्षेत्र है उसको आउटसोर्स कर दे वो कैपेसिटी प्राइवेट को, जिससे कि आप मशीन ना खरीदे, हमारी मशीन है आप उसको इस्तेमाल करें, लेकिन ये जो कॉस्ट है इसके आगे आप नहीं जाएंगे। आप देखेंगे ये अगर हम आउटसोर्स करेंगे अपनी निजी क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज टैक्स पेयर्स मनी, अब वो अगर हम इस्तेमाल नहीं करें, अगर हमारी कैपेसिटी अगर 100 बनाने की मैं 50 ही बना रहा हूं और बाकी 50 बनाने के लिए मैं प्राइवेट इंडस्ट्री को बोल रहा हूं जो इंपोर्ट कर रहा है मशीनरी या जैसे भी कर रहा है, तो क्यों करे? मेरे पास कैपेसिटी है, आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो आप देखेंगे कि हर वक्त जो है पैसा जो है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पैसा, और उस पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द GSQ। जो भी काम जो यूजर को चाहिए वो मिलेगा, क्वालिटी मिलेगा, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड मिलेगा, और डिलीवरी ऑन टाइम होएगा, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जय सिंह सर, आखिर में आप क्या कहेंगे चैलेंजेस को लेकर? जैसे आपने कहा भी कि बहुत कुछ हम मेक इन इंडिया के तहत कर रहे हैं, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जिन पर अभी भी काम करना है, साथ ही नभ जल थल की हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा पहलू है जिस पर ध्यान देना है। तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच रहे और जो चैलेंजेस हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करके आगे बढ़ा जाए, क्या आपको सही तरीका आगे लग रहा है? आखिर में क्या कहेंगे आप? जी हाँ, देखिए, सबसे जरूरी मेरे ख्याल से अभी है कि हमको जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो इस देश में आनी चाहिए। इसके लिए हमको, प्रधानमंत्री ने भी एक्नॉलेज किया है, सब एक्नॉलेज करते हैं कि कुछ टेक्नोलॉजी जो है वो अभी भी हमको बाहर से लानी पड़ेंगी। इसलिए इस बार के जो नया DAP आया है, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, उसमें एक नई कैटेगरी लाई गई है, बाय ग्लोबल टू बी मेड इन इंडिया। मतलब आप बाहर की कंपनी को इनवाइट करें कि आप आके अपनी फैक्ट्री इंडिया में लगाइए और इंडिया के लिए बनाइए। तो हमको इसलिए इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, इससे टेक्नोलॉजी आएगी, हमारे इंजीनियर्स ट्रेन होंगे, हमारा ओवरऑल हमारे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का फायदा होगा। तो टेक्नोलॉजी लाने के कई तरीके हैं।
जहां तक आपने जिक्र किया साइबर वॉरफेयर वगैरह का, तो जो पूरा वॉरफेयर का जो पूरा अभी कॉम्प्लेक्शन है वो बदल रहा है। अब स्पेस आ गया है, साइबर आ गया है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, आप एक छोटे से कमरे में बैठ के अपनी साइबर कैपेबिलिटी से काफी कुछ कर सकते हैं। आपको बड़े बड़े जहाज और टैंक्स की जरूरत नहीं है, वो है। पर पहली बात तो साइबर अभी आपकी लड़ाई जीत नहीं सकता है आपके लिए, वो एक फोर्स मल्टीप्लायर है। आपके जो इन्वायरमेंट है जीतने के लिए उसको इनेबल कर सकता है। तो ये सब बहुत जरूरी है। और हमको साथ ही साथ अगर आप चीन का डेवलपमेंट देखें पिछले कुछ सालों में, न सिर्फ वो अपनी हार्डवेयर बढ़ा रहा है, पनडुब्बियां, जहाज, टैंक्स, गन्स, पर उतना ही ध्यान अपनी साइबर कैपेबिलिटी को दे रहा है। बिल्कुल। और आज उसका जो इंफॉर्मेशन है, या जो जिसको वो शार्प पावर कहते हैं, वो शार्प पावर आजकल उनका एक बड़ा मेजर, उनके हाथ में एक वेपन है, एक टूल है, जिससे वो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो हमको ये सब चीजें, साइबर वॉरफेयर का सब के सारे पहलू, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर, अपनी साइबर कैपेबिलिटी, इस सब पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो सही बात है, पर मेरे ख्याल से इसलिए मैंने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी है टेक्नोलॉजी लाना देश में। और इसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं प्रोग्राम खत्म होने के पहले, कि हमारा एक तरफ तो हम टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं और उसकी तरफ कदम उठा रहे हैं, पर दूसरा जो हमारा ये कल्चर है L1 का, कि हम सबसे सस्ता सामान खरीदेंगे, जो भी सबसे सस्ता हमको देगा वो लेंगे, वो हमको बदली करना है। क्योंकि आजकल अगर आपको टेक्नोलॉजी चाहिए तो ये L1 प्राइस पे आपको टेक्नोलॉजी कोई नहीं देगा। तो आपको या तो एक नया मैट्रिक्स बनाना है जिसमें प्राइस भी एक फैक्टर है, पर क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, कितनी एडवांस्ड है, कौन कौन दे सकता है, उसको भी बनाना। तो एक मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या लेना है। खाली प्राइस पे नहीं ले सकते, क्योंकि जाहिर है कि जो सबसे सस्ता होगा वो आपको सबसे बढ़िया चीज नहीं देगा। ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं। यानी इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए। अनिल जयसिंह सर, साथ ही संजय कुलकर्णी सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो एक तरफ चीन और पाकिस्तान के फ्रंट पर ज्यादा मुस्तैदी के मद्देनजर भी भारत को हर साल रक्षा बजट पर एक भारी भरकम रकम खर्च करनी पड़ती है, और इस बार भी एक बार फिर रक्षा बजट में इजाफा किया गया। 2021-22 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 4.78 लाख रुपए का आवंटन हुआ। दूसरी तरफ सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए बजट में करीब 19% की बढ़ोतरी हुई है, और ये बढ़ोतरी पिछले 1.5 दशक में सबसे ज्यादा है। जाहिर तौर पर रक्षा क्षेत्र की चुनौतियों को देखते हुए इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना भी जरूरी माना जा रहा है, और अब जोर इस बात पर भी है कि बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों का उपयोग और इसका क्रियान्वयन जल्द और बिल्कुल सुचारू तरीके से हो, ताकि हमारी सेनाओं के आधुनिकीकरण और रक्षा उत्पादों के निर्माण में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में हम अपना सफर जल्द तय कर सके। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।